प्यारे छात्रों, आपको मानव रोग एवं स्वास्थ्य नाम के पाठ में मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बताया गया। आप लोग उन रोगों को कुछ तो आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन कुछ रोग मैंने आपको स्पेशली बताए हैं, तो उन्हें भी आप नोट कर लें। बताने का मतलब यही ये है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उनको आप स्पेशली नोट करें। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और वो टॉपिक है प्रतिरक्षा। वास्तव में सामान्य रूप से अगर देखें तो जंतु शरीर वातावरण में जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, तमाम प्रकार के जो पैरासाइट और बहुत सारे निर्जीव धूलकण, टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ जिनको बोलते हैं, इन सब से जो होने वाले दुष्प्रभाव हैं हमारे शरीर पर या जंतुओं के शरीर पर, उनके प्रति अपनी रक्षा करता है। इसे हम इम्यून रेस्पॉन्स या डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या रोगों से रक्षा कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और ये जो क्रिया है उसको हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की है। एक कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? ये जन्म के समय मौजूद होती है और हमारे शरीर में जो बाह्य कारक हैं उनके प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध पैदा करके हासिल होती है। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, सहज प्रतिरक्षा जिसको हिंदी में बोल रहे हैं हम, उसमें 4 प्रकार के अवरोध होते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर, दूसरे फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरे सेल्यूलर बैरियर और चौथे साइटोकाइन बैरियर। एक एक बैरियर को थोड़ा सा समझते हैं। फिजिकल बैरियर क्या है? जो हमारे शरीर पर बाह्य आवरण है त्वचा का, ये मेन बैरियर है जो सूक्ष्म जीवियों के प्रवेश को रोकती है शरीर के अंदर जाने से। यहाँ तक कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और यूरिनोजेनिटल पाथ होता है, उसको घेरने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहते हैं, वो भी शरीर में घुसने वाले ये जो पैथोजेंस हैं जो हमारे शरीर में घुस कर के, जैसा मैंने बताया, वो रोग जो उत्पन्न करेंगे उनको रोकने में सहायता करता है। दूसरा है एक फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो फिजियोलॉजी में हमारे अवरोध पैदा करेंगे, जो रोगाणु पहुंच गए हैं उनकी फिजियोलॉजी में अवरोध पैदा करके उनको मारेंगे। जैसे आमाशय में
HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुंह में लार निकलती है, आँख में आंसू निकलते हैं। ये सब के सब जो पैथोजन है, रोगाणु हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं और फिजियोलॉजिकल बैरियर कहलाते हैं। अब तीसरे प्रकार का है एक सेल्यूलर बैरियर या कोशिकीय अवरोध। ये हमारे शरीर में रक्त में जो WBC होती हैं, न्यूट्रोफिल्स जिनको बोल रहे हैं हम, या पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल, उनको इनमें बहुत से मोनोसाइट, लिम्फोसाइट प्रकार के जो ऊतक में मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, वो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ये सेलुलर बैरियर है, यानी सेल्स हैं डिफरेंट टाइप की जो इन पैथोजेंस को मार देती हैं भक्षण करके, फैगोसाइटोसिस करके। चौथे प्रकार का जो बैरियर है वो साइटोकाइन बैरियर है। ये जो साइटोकाइन बैरियर है, ये विशेष रूप से जो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, उनसे इंटरफेरॉन नाम की एक प्रोटीन सिक्रीट होती है जो स्वस्थ कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। तो ये तो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के बैरियर्स थे। अब आती है एक जो दूसरा हिस्सा था जिसको हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा। वो एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है इसकी मेमोरी, यानी ये हमारे शरीर का जब पहली बार किसी पैथोजन से सामना होता है, किसी रोगाणु से सामना होता है, तो ये एक अनुक्रिया शो करता है, उसके पैथोजन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राइमरी एक्शन कहते हैं। बाद में उसी पैथोजन से जब सामना होता है तो बहुत ही उच्च तीव्रता की सेकेंडरी या यू कैन से एनामिस्टिक रेस्पॉन्स होती है। इसका कारण अगर देखें तो वास्तव में इसका फैक्ट क्या है? इसका फैक्ट है हमारे शरीर को पहली मुठभेड़ की, जो पहली बार मुठभेड़ हुई उसकी स्मृति होती है, और इसीलिए जब वो दूसरी बार वो पैथोजन हमारे शरीर पर अटैक करता है तो वो स्ट्रॉन्ग होकर के उससे मुठभेड़ करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में दो विशेष प्रकार के लसकाणुओं, लिम्फ सेल्स के द्वारा होती हैं, जिनमें से एक कहलाता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा कहलाता है टी लिम्फोसाइट। वास्तव में टी लिम्फोसाइट खुद तो प्रतिरक्षियों का स्रावण नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो छोटी श्रृंखलाएं कहलाती हैं, और 2 बड़ी दीर्घ श्रृंखलाएं होती हैं। इसलिए प्रतिरक्षी को H2 ये लिखा हुआ है, L2 करके लिखा जाता है। प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाई। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई के कुछ उदाहरण हैं इनके। एक प्रतिरक्षी का नीचे ये कार्टून दिखाया गया है, इसे देखें तो इसमें दिखाया होगा कहीं, ये दिखाया प्रतिरक्षी की रचना। तो ये
वास्तव में जब कोई शरीर रोगाणु से मुकाबला करता है तो उस रोगाणु से विशेष रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक जिसको हम नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स या अविशिष्ट प्रतिक्रिया कहते हैं, दूसरी स्पेसिफिक रेस्पॉन्स जिसको विशिष्ट प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स रोगाणुओं पर आक्रमण करके फैगोसाइटोसिस द्वारा उन्हें खाकर नष्ट कर देती हैं। ये क्रिया नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स या अविशिष्ट प्रतिक्रिया है। और जब बी लिम्फोसाइट एंटीजन से संपर्क में आती हैं और ये संवेदनशील या संग्राही हो जाती हैं, तब उसी एंटीजन के विरुद्ध एक एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं और ये स्पेसिफिक रेस्पॉन्स कहलाता है। तो ये थोड़ा सा आप देख लें। अब आती है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात। देखिए, स्वस्थ शरीर में कुछ एंटीबॉडीज़ अपने आप बन जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, मानी शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। इस तरह की प्रतिरक्षा को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ रोगों जैसे जीवाणु या विषाणु से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे बचाव के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ प्रयोगशाला में भी तैयार की जाती हैं और रोग के संक्रमण से पहले ही उचित मात्रा में वैक्सीन के द्वारा, टीके के द्वारा प्रविष्ट करा दी जाती हैं। ये एंटीजन कुछ समय तक एक्टिव रहते हैं और अगर इसी समय में पैथोजन या एंटीजन शरीर को प्रभावित करता है तो ये एंटीबॉडीज़ उन एंटीजेंस को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। शरीर की जो इस तरह की प्रतिरक्षा है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी नाम देते हैं। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब बात आती है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, ये मैंने बता दिया है शॉर्ट में। अब एलर्जी की बात आती है, इसे अगले टर्न पे बताएंगे।